तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बर्न की कंडीशन में, ये बर्न का पेशेंट आपके पास आता है उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ बर्न डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो जब भी बर्न का पेशेंट आता है हमारा ट्रीटमेंट डिफरेंट स्टेजेस का होगा, हम डिफरेंट पार्ट में इसमें डिवाइड करेंगे। कुछ फर्स्ट एड होगा, फिर इनिशियल मैनेजमेंट होगा, फिर हम स्पेसिफिक या डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा वो करेंगे। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई पेशेंट बर्न के साथ आ रहा है, बर्न की हिस्ट्री है, बर्न की कंप्लेन है पेशेंट की, तो उसमें हमारा फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होगा, यानी फर्स्ट एड हम क्या देंगे। फर्स्ट एड का मतलब होता है कोई स्पेशलाइज सेंटर की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एड बेसिकली हमारा होगा कि इनिशियल हम मैनेजमेंट क्या करते हैं उसमें पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए या पेशेंट की सफरिंग को कम करने के लिए जो कुछ भी मैनेजमेंट हम करेंगे वो फर्स्ट एड कहलाएगा। इनिशियल हमारा जो हो सकता है वो लेमन भी हो सकता है, लेमन प्रैक्टिस या लेमन अगर जो प्रेजेंट है वो अगर वो कोई हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कहलाएगा फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड का मतलब है इनिशियल मैनेजमेंट जो उस टाइम पे हो सकता है, जो पॉसिबल है, जो फिजिबल है, जो देते हैं, जो भी हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो फर्स्ट एड के अंदर आएगा। तो फर्स्ट एड खासतौर से एक्सीडेंटल केसेस है या बर्न का केस है या इस तरह के सिमिलर कंडीशंस है उसमें फर्स्ट एड का रोल बढ़ जाता है। जैसे आरटीए की कंडीशन है तो ऐसे ही बर्न की कंडीशन में फर्स्ट एड क्या होगा, जो बर्निंग प्रोसेस है उसको पहले स्टॉप करेंगे। फर्स्ट एड क्या है हमारा, बर्निंग प्रोसेस है, जो जल रहा है, सपोज करिए कोई विक्टिम है उसके आसपास चीज़ें जल रही हैं, सपोज करिए पेशेंट का जो क्लॉथ है उसके अंदर आग लगी हुई है, तो फर्स्ट एड ये है कि जब आपने विक्टिम को देखा तो फर्स्ट एड क्या होगा आपका, बर्निंग प्रोसेस को हमें स्टॉप करना है। ठीक है, बर्निंग प्रोसेस को हम स्टॉप करेंगे, साथ साथ में पेशेंट जो विक्टिम है उसको अवे फ्रॉम द बर्निंग साइड्स हम उससे ले जाएंगे। तो फर्स्ट एड हमारा क्या होगा, बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप करना। दूसरा हमारा फर्स्ट एड इसी के अंदर है कि पेशेंट को बर्निंग साइड से हमें सेफ साइड में लेके जाना है, उसको हम शिफ्ट करेंगे सेफ साइड में। ठीक है, उसके बाद जो एरिया अफेक्टेड एरिया है जो बर्न हुआ है उसको कूल करेंगे। कूल कैसे कर सकते हैं, टैप वाटर के अंदर करेंगे, नॉर्मल वाटर के अंदर हम करते हैं। और आइडियल मेथड यही है कि मिनिमम 20 मिनट्स तक हम रनिंग वाटर के अंदर जो अफेक्टेड पार्ट है, जिस एरिया के अंदर बर्न हुआ है, उसको रनिंग टैप वाटर के अंदर उसको वॉश करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली बेनिफिट क्या होगा, पेन की जो सीवियरिटी होगी वो कम हो जाएगा। साथ साथ में जो बर्निंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया था वो डायनेमिक प्रोसेस है। इंजरी हमें सुपरफिशियल दिख रहा है पर वो अभी भी वो प्रोग्रेशन में है, तो उस बर्निंग प्रोसेस को हम डिसकंटिन्यू दो तरीके से कर सकते हैं। जिस साइड पे बर्न हुआ है रनिंग टेप वाटर के अंदर जो थर्मल इंजरी हुई है उसको हम ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ कूल करेंगे, जो पार्ट अफेक्टेड पार्ट है उसको कूल करेंगे, रनिंग टेप वाटर के अंदर करेंगे। मिनिमम इरिगेशन कितना होना चाहिए, 20 मिनट्स तक। ठीक है, एक चीज यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि हम वहाँ कोल्ड वाटर से नहीं करेंगे। सपोज करिए बर्न एरिया ज़्यादा है, आपने पेशेंट को एक्सपोज कर दिया और कोल्ड वाटर से आपने उसकी इरिगेशन कर दी, तो पॉसिबल क्या है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मेजर कॉम्प्लिकेशन होगा और अक्सर यही होता है कि बर्न के पेशेंट में जहां एक्सपोजर हमारा क्या होता है, टोटल हम क्लॉथ्स को रिमूव कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में हाइपोथर्मिया डेवलप हो जाता है। जो बॉडी सरफेस है वो एक्सपोज हो गया है, वहां से रेगुलर जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, तो हाइपोथर्मिया के चांसेस ज्यादा है। ऐसे ही एडिशनली आपने क्या किया, कोल्ड वाटर के अंदर, कोल्ड वाटर के अंदर आपने इरिगेशन किया तो पॉसिबिलिटी किसकी बढ़ जाएगी, आपने बाहर से एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई कर दिया, कोल्ड वाटर आपने अप्लाई किया, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है, हाइपोथर्मिया की। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ऐसी कंडीशन में। तो हम रनिंग वाटर के अंदर ये नॉर्मल टेम्परेचर से, नॉर्मल टेम्परेचर में जो वाटर है उसी नॉर्मल वाटर से हम इरिगेशन करेंगे। इनिशियल मैनेजमेंट में और क्या चीजें हम कर सकते हैं, जो क्लॉथिंग्स है उसको हम रिमूव करेंगे, जो क्लॉथ जो जला हुआ है, बर्न्ट है, उसको हम रिमूव करेंगे। पार्ट को कूल करेंगे रनिंग वाटर के अंदर। पार्ट जो अफेक्टेड है उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करना क्यों जरूरी है, कई बार ऐसा पेशेंट अगर बर्न होने के साथ साथ जो वुंड होगा वो डस्ट से कवर हो जाता है, मड से कवर हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, वुंड की क्लीनिंग करेंगे। ठीक है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बर्न वुंड की कंडीशन में टेटनस इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है, तो हम प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन देंगे। बैक्टीरियल सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन हो सकता है तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। और वुंड को कवर करने के लिए लोकल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वुंड को कवर करने के लिए, वुंड को सेप्सिस से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद कवरिंग, ड्रेसिंग की बात आती है, तो ड्रेसिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं। डिफरेंट मेथड्स में फॉर द टाइम दो तरह के मेथड है, एक तो हम ओपन छोड़ देते हैं, दूसरा है कवर करते हैं। ठीक है, तो खास तौर से फेस एरिया पे अगर बर्न हुआ है, नेक एरिया पे बर्न है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम ओपन छोड़ते हैं। एक्सट्रीमिटीज या हैंड पे अगर बर्न है तो उसको हम ड्रेस करते हैं, वो आगे हमारा जो मैनेजमेंट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो ड्रेसिंग जहां फेस एरिया पे है, नेक एरिया पे बर्न अगर हुआ है तो उसको एक्सपोज करके छोड़ते हैं, एक्सपोज करके ड्रेसिंग करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ऑइंटमेंट लगाकर एज इट इज छोड़ देते हैं, यानी ओपन मेथड होता है, ओपन ड्रेसिंग होती है। सेकंड मेथड होता है क्लोज ड्रेसिंग। क्लोज ड्रेसिंग यानी ड्रेसिंग करेंगे उसके बाद उसको कवर कर देते हैं, कई बार बैक के अंदर हाथ को रखते हैं। मैगोट्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारा मैनेजमेंट होता है।
तो एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, इसी वजह से खासतौर से अपर लिम्ब अगर कहीं बर्न हुआ है तो उसको ड्रेस करते हैं, हेड और फेस एरिया के अंदर और नेक एरिया के अंदर बर्न हुआ है तो उसको ओपन छोड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट अगर एक्सट्रीमली बर्न है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा। पेन्स को एक तो हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में ले आएंगे, और कंफर्टेबल पोजीशन की क्या कंडीशन हो सकती है, सेडेशन। एडिक्वेट पेन मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। पेशेंट सपोज करिए एंक्सियस है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन के अंदर है, तो हम उसको सेडेट करेंगे। ऐसे ही पेन लेवल सीवियर है तो ऐसी कंडीशन में हम पेन मैनेजमेंट करेंगे, और पेन मैनेजमेंट के लिए हम पेन किलर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट डिफिनेटिव ट्रीटमेंट्स की हम बात करें, यानी ये हमारा फर्स्ट एड हो गया। फर्स्ट एड के बाद हमने इनिशियल मैनेजमेंट हमने कर लिया। इनिशियल मैनेजमेंट के बाद हम क्या करेंगे, हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हम तभी करेंगे, पॉसिबिलिटी क्या होती है, जहां सीवियर बर्न हुआ है ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम एडमिट करते हैं, तो पेशेंट को एडमिट करेंगे। सेकंड हमारा मोटिव होगा किस पे, एयरवे एस्टेब्लिश करना। एयरवे एस्टेब्लिश इस वजह से करना, सपोज करिए अगर विक्टिम क्लोज कंपार्टमेंट बर्न हुआ है या इनहेलेशनल गैसेज उसने इनहेल की हैं, या जो गैस कंबस्टाइल गैस या ऐश जो होगा जो रिलीज होगा बर्न के नतीजे में, फायर के नतीजे में उसने उसको इनहेल कर लिया है, तो पॉसिबिलिटी किसकी होती है, एयरवे इंजरी की, या एयरवे ट्रॉमा या एयरवे के अंदर बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस टाइम पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट की कंडीशन डेवलप नहीं होती, बाद में रेस्पिरेटरी अरेस्ट या डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो अर्ली स्टेज में जब पेशेंट आपके पास पहुंच गया, आपने देखा कि बर्न की कंडीशन ये हो रही है, क्लोज कंपार्टमेंट बर्न है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, एयरवे के अंदर इंजरी हो सकती है। एयरवे के इंजरी के साथ साथ वहाँ इन्फ्लामेशन हो सकता है बर्न की वजह से, तो सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और सब्सिक्वेंटली अगर आपने शुरू में ही रेस्पिरेटरी मैनेजमेंट नहीं किया, आपने लाइफ सपोर्ट के लिए मैनेजमेंट नहीं किया जिसमें एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन होगा, अगर आप पहले नहीं कर लेते, तो जब इन्फ्लामेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा तो एयरवे को इंट्यूब्यूट करना, एयरवे को एस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा। यानी एंडोट्रैकियल प्लेसमेंट आप नहीं कर सकते क्योंकि उस एरिया के अंदर एडिमा एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेरिंजियल एडिमा डेवलप होगा, बाकी चीज़ें एयरवे के अंदर चॉकिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है, वो ब्लॉकेज हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट जैसे आपके पास आता है, आपने हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री के बिहाफ पे आपको पता चल गया क्लोज कंपार्टमेंट बंद है, किसी घर के अंदर किसी रूम के अंदर विक्टिम था, वहीं आग लगी थी, तो यहाँ इनहेलेशनल गैसेस के नतीजे में बर्न होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आप आइडियल मैनेजमेंट यही है कि उसी टाइम उसको इंट्यूबेट कर दीजिए। आइडियल इंट्यूबेशन पहले क्यों करेंगे, उसके पीछे रीजन है कि जब इन्फ्लामेशन बर्न के नतीजे में एस्टेब्लिश हो जाएगा, वहाँ एडिमा की कंडीशन डेवलप होगी, तो सब्सिक्वेंटली आप उसमें एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं कर पाओगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन की जहाँ जरूरत पड़ेगी वो नहीं कर पाओगे। तो आपने इंट्यूबेशन पहले कर रखा है, तो आपको सिर्फ मैकेनिकली वेंटिलेट करना है। क्लियर है, तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हम पहले करेंगे। जो मैनेजमेंट में हम एयरवे यानी एबीसी हम देखते हैं, एयरवे मेंटेन करेंगे जिसमें इंट्यूबेशन आप कर सकते हो मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए। ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग को चेक करोगे, उसके बाद सर्कुलेशन को एस्टेब्लिश करोगे। तो एबीसी ये क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, क्रिटिकल मैनेजमेंट जहां भी होता है हम एबीसी पे फोकस करते हैं, यानी एयरवे पहले मेंटेन करेंगे, उसके बाद ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग को इंप्रूव करेंगे, साथ साथ में सर्कुलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे। तो इमरजेंसी कंडीशन में जो भी हमारा मैनेजमेंट होगा वो फॉलो होगा, यानी एबीसी को पहले सिक्योर करेंगे। क्लियर है। एक चीज यहाँ ध्यान रखें कि जब एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कर रहे हैं बर्न की कंडीशन में, सक्सिनेलकोलिन जो मसल रिलैक्सेंट है खास तौर से, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मसल्स को पैरालाइज करने के लिए, वो इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जाता। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट होता है कि बर्न परसेंट को हम एसेस करेंगे। असेसमेंट हमारा फोकस किस पे होगा, परसेंटेज ऑफ दी बर्न पे, डिग्री ऑफ बर्न पे, टाइप ऑफ दी बर्न पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फर्दर अपना ट्रीटमेंट मॉडिफाई करेंगे। पेशेंट को क्लीन एनवायरनमेंट में रखेंगे, सेडेशन की जहां जरूरत होगी हम एडिक्वेटली सेडेट करेंगे पेशेंट को। एनाल्जेसिया पे हमारा फोकस होता है, पेन की सीवियरिटी को कम करने के लिए हम पेन मैनेजमेंट करें। अब इंडिकेशंस की बात करेंगे कि क्या हर पेशेंट के अंदर हमें पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत है। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि फर्स्ट ग्रेड ऑफ दी बर्न है या फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न है, वहां हमें मैनेजमेंट के तौर पर ओपीडी बेसिस पे हम कर सकते हैं। मॉडरेट और सीवियर में हमें कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, सीवियर में तो होती ही है, मॉडरेट में भी कई बार जरूरत हो सकती है। तो बर्न की सीवियरिटी के बिहाफ पे हम एसेस करेंगे कि पेशेंट को हमें एडमिट करना है, हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देने की जरूरत है या नहीं। तो फर्स्ट इंडिकेशन है, अगर मॉडरेट बर्न है, सीवियर बर्न है, तो ये इंडिकेशन है किसके लिए, एडमिशन के लिए। एयरवे बर्न हुआ है तो एयरवे बर्न की कंडीशन मैंने बता दिया, क्लोज कंपार्टमेंट अगर बर्न है, कोई विक्टिम है जो क्लोज कंपार्टमेंट था वहां आग लगी थी, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी एरिया के अंदर इंजरी हो सकती है, बर्न हो सकता है। तो यहाँ सब्सिक्वेंटली एडिमा डेवलप हो सकता है जो रिजल्ट करेगा किसके अंदर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर। तो यहाँ हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पर पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा। विक्टिम की एज क्या एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम ऑफ द एज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही एज ग्रुप काउंट होता है, यानी इन्फेंट यानी चाइल्ड्स की बात करें, बच्चों की बात करें, और ऐसे एल्डरली पीपल्स। तो विक्टिम क्या है, एल्डरली पीपल है, या एक्सट्रीम ऑफ द एज में सेकंड जो है एज ग्रुप है वो है बच्चों की एज है। बच्चे अगर विक्टिम क्या बच्चा है या विक्टिम क्या एल्डरली पीपल है, तो यहाँ हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है।
इलेक्ट्रिकल बर्न है तो यहाँ भी मैंने बताया था कि मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, फ्रैक्चर ऑफ दी बोन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, इंटरनल विसराज की इंजरी हो सकती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल बर्न की कंडीशन में अल्दो वुंड हमें बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं दिख सकता, पर इंटरनल विसराज की इंजरी हो सकती है। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल बर्न की कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। केमिकल बर्न है, केमिकल बर्न की कंडीशन में खासतौर से ये डायनेमिक प्रोसेस होता है। केमिकल बर्न खासतौर से अगर हम बात करें तो जब तक केमिकल स्किन सरफेस के कॉन्टैक्ट में होगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और केमिकल बर्न की कंडीशन में इनिशियल स्टेज में सीवियरिटी आप नहीं पता लगा सकते, और पोस्ट बर्न कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होता है केमिकल बर्न की कंडीशन में, तो यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेशन है जहाँ पेशेंट को एडमिट करेंगे। अब एडमिशन हम कहाँ करेंगे, तो हर हॉस्पिटल्स के अंदर बर्न यूनिट होता है, तो हम बर्न यूनिट के अंदर हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, या बहुत सारे बर्न केसेस को हैंडल करने के लिए कुछ हॉस्पिटल सेटअप किए जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ हम पेशेंट को एडमिट करेंगे। अगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो अगर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल्स है जहाँ पे बर्न यूनिट है तो वहाँ एडमिट करेंगे। बर्न यूनिट की कुछ खासियत है जहाँ कुछ मैनेजमेंट किया जाता है। तो बर्न यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ एयर कंडीशन फिटेड होता है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। पेशेंट के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। जो हाइपोथर्मिया कॉम्प्लिकेशन, सपोज करिए आपने पेशेंट को एक्सपोज कर दिया, जो उसके क्लॉथ है वो हटा दिया और पेशेंट को ऐसे ही आपने ठंड का मौसम है उसमें ऐसे ही डाल दिया, तो हाइपोथर्मिया के चांसेस होंगे। तो यहाँ एयर कंडीशंस की मदद से आप टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हो। इसी वजह से आइडियल बर्न यूनिट वही है जिसके अंदर एयर कंडीशन फिटेड है, वो आइडियल ड्वेलिंग स्पेस हो सकता है जहाँ ऐसे पेशेंट को हम रख सकते हैं। सेकंड है बैरियर नर्सिंग। बैरियर नर्सिंग का मतलब ये होता है कि जो नर्सिंग स्टाफ होगा उसी डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक होगा, उस डिपार्टमेंट को क्रॉस करके किसी अदर डिपार्टमेंट के अंदर नहीं जाएगा। यानी उस डिपार्टमेंट के लिए जो नर्सिंग स्टाफ होगा, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के लिए रिजर्व होंगे, बाकी डिपार्टमेंट में उनकी मूवमेंट नहीं होगी, या बाकी डिपार्टमेंट के जो अटेंडर्स होंगे या सर्विस प्रोवाइडर होंगे उस यूनिट के अंदर नहीं आएंगे। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है कि बर्न की कंडीशन में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन के चांसेस ज्यादा हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप अगर एक सीवियरली इल पेशेंट को भी देख रहे हैं और बर्न के पेशेंट को भी देख रहे हैं तो जो बैक्टीरिया वो शेड करेगा वो पॉसिबल है आप बर्न पेशेंट को ट्रांसफर कर दें। तो बैरियर नर्सिंग हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो क्लॉथिंग्स होंगी, जनरली हम हॉस्पिटल्स के अंदर बाकी पेशेंट के लिए स्टाइल क्लॉथ का इंतजाम नहीं करते, तो बर्न की कंडीशन में जो क्लॉथिंग्स होगी सारा स्टाइल होगा, यानी ऑटोक्लेव किया जाएगा, और इस वजह से वो कंटामिनेट करेगा, ऊंड को कंटामिनेट करेगा। आप ऊंड सपोज करिए बहुत ज़्यादा अगर वाइड स्प्रेड बर्न हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आप हर जगह ड्रेसिंग नहीं कर सकते, तो वहाँ ड्रेसिंग आप इस तरह से करेंगे कि ऑइंटमेंट जो भी आपने अप्लाई किया है उसको एक्सपोज करके रखोगे, तो पॉसिबल है अगर कंटामिनेटेड बेडशीट्स है या लिनन है जो आसपास कंटामिनेटेड है वो उसको इन्फेक्ट करेगा, तो स्टाइल क्लॉथिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा असेप्टिक मेथड जितना भी हो सकता है हम उसका ख्याल रखेंगे। अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की हम बात करें तो यहाँ पेशेंट खास तौर से बर्न की कंडीशन में वो डिहाइड्रेटेड हो सकता है, तो हमारा मेथड होता है, हमारा फोकस ट्रीटमेंट पेज पे भी होता है पेशेंट को रिहाइड्रेट करना, पेशेंट के हाइड्रेशन को ट्रीट करना हमारा मकसद होता है। तो यहाँ फ्लूइड रिससिटेशन जो होगा वो डिफरेंट मेथड से किया जाता है। अगर आपने आइडियल मेथड, या अगर कहेंगे जो भी मेथड हम यहाँ डिस्कस करें किसी एक आइडियल मेथड की बात करें तो कोई भी मेथड आइडियल नहीं है, पर अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, अपने एक्सपोजर के बिहाफ पे, अपने कन्वीनियंस के बिहाफ पे कुछ मेथड्स यहाँ सजेस्ट किए गए हैं, तो इनमें से हम किसी भी एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ खासतौर से फ्लूइड रिससिटेशन में चैलेंज ये आता है कि हमें फ्लूइड कितना रिससिटेट करना, यानी फ्लूइड का कैलकुलेशन जरूरी है पहले, तभी हम फ्लूइड को बेहतर तरीके से रिससिटेट कर सकते हैं, पेशेंट के डिहाइड्रेशन को चेक कर सकते हैं, या ब्लड कंपोनेंट जो लॉस हुआ है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज क्या है फ्लूइड रिससिटेशन में, अगर आपने हाइपर इन्फ्यूजन कर दिया तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, एडिमा कॉज कर सकता है, सीएचएफ की कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है पेशेंट। अगर आपने कम फ्लूइड दिया तो वो डिहाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ऐसी कंडीशन में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है। तो फर्स्ट फार्मूला है वो है पार्कलैंड रेजिम फार्मूला। इसमें हम जो फ्लूइड परसेंटेज होगा कैसे काउंट करेंगे, 4 ml/% ऑफ बर्न पर केजी ऑफ बॉडी वेट 24 आवर पर 24 आवर। तो हमारा मैनेजमेंट क्या, सपोज करिए अगर परसेंटेज ऑफ बर्न क्या है 25% है, 25% है, हम फ्लूइड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 ml मल्टीप्लाइड बाई 25% मल्टीप्लाइड बाई अगर पेशेंट क्या है 50 kg का है, तो यहाँ 24 आवर के लिए जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा 5000 ml फ्लूइड होगा। 5000 ml फ्लूइड हम इसको कितने आवर में देंगे, 24 आवर में। इस तरह से हम फार्मूला की मदद से हम फ्लूइड जो हमें एडिक्वेट कंडीशन में और बर्न की कंडीशन में जो हमें रेसिस्टेशन के लिए चाहिए होता है, इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ बर्न आप कैलकुलेट कर लोगे पहले, परसेंटेज ऑफ बर्न को कैलकुलेट करने के बाद पार्कलैंड रेजिम है उसके बिहाफ पे आप फ्लूइड पूरे 24 आवर के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो।
क्लियर है? मैक्सिमम परसेंटेज बर्न कंसिडर किया जाता है 50%, यानी इससे ज्यादा हम कंसिडर नहीं करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, आपने सपोज करिए टोटली पेशेंट एक्सट्रीमली अगर बर्न है तब भी हम उसको कितना काउंट करेंगे? 50%। ये ध्यान रखना है कि हेड से लेकर टो तक अगर पेशेंट बर्न है तब भी हम 50% काउंट करेंगे, उसी के बिहाफ पे ही हम फॉर्मूला की मदद से फ्लूइड रिसिटेशन का अमाउंट जो वॉल्यूम होगा वो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? सपोज करिए आपने असेसमेंट किया और आपके अकॉर्डिंग 90% आ गया बर्न, तो 90% बर्न अल्दो एक्चुअल बर्न है, पर हम इस फॉर्मूला के बिहाफ पे जो फ्लूइड रिसिटेशन के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वहां परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा? 50%। क्लियर है? यह हाफ वॉल्यूम हम इन्फ्यूज कर देते हैं 8 आवर्स के अंदर, यानी 2500 फ्लूइड हम क्या करेंगे? 8 आवर के अंदर इन्फ्यूज करेंगे। नेक्स्ट जो 2500 फ्लूइड होगा हम 16 आवर में डिवाइड करेंगे, यानी 16 आवर पे हम इसको इन्फ्यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा मेथड होता है पार्कलिन रेजिम, जिसके बिहाफ पे हम फ्लूइड रिसिटेशन कर सकते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर जो सीवियरली बर्न है। सेकंड फार्मूला है जिसको बोलते हैं मूर बार्कले रेजिम। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रेशंस हम काउंट करते हैं। तो रेशन कैसे काउंट करेंगे? ये कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए फार्मूला है, और ये इस फार्मूला की मदद से जो हम फ्लूइड कैलकुलेट करते हैं 12 आवर तक, 12 से 24 आवर के लिए। ठीक है, यानी जो हम कोलॉइडल सॉल्यूशन देंगे नेक्स्ट 12 से 24 आवर, ये हमारा मेथड होगा। इसमें पहले रेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो परसेंटेज ऑफ द बर्न मल्टीप्लाइड बाय बॉडी वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 2। तो परसेंटेज ऑफ द बर्न सपोज करिए 25% है और बॉडी वेट क्या है? 50 है, तो जो अमाउंट निकलेगा, अमाउंट यहां क्या होगा? 625 आया, ये हम एक रेशन होता है। अब एक रेशन जो होगा, हम यहां 3 रेशंस का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 625, हम कहां देंगे? फर्स्ट 12 आवर के अंदर देंगे। ठीक है, 625 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये फर्स्ट रेशन हमारा कितना अमाउंट होगा? हम फर्स्ट 12 आवर के अंदर देंगे। ऐसे ही 2 रेशंस हम देते, 2 मल्टीप्लाइड बाय 625 हम देंगे नेक्स्ट 12 आवर के अंदर, और ऐसे ही 1 रेशन देंगे, यानी 625 हम देंगे किसके अंदर? नेक्स्ट 12 आवर के अंदर। तो 36 आवर ऑफ फ्लूइड रेसिटेशन हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, मूर एंड बार्कले रेजिम है। 2 फॉर्मूला जो हमने यहां तक डिस्कस किया है, ये मोर प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज हैं जिसके बिहाफ पे आप फ्लूइड रेसिटेशन के लिए अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज आगे भी डिस्कस करेंगे, वो थ्योरेटिकल है, जैसे गैल्वेस्टन रेजिम है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइड ब्रूक फॉर्मूला है, इसमें डिवीजन है कि हम फ्लूइड को, डिफरेंट तरह के फ्लूइड का इसमें डिवीजन है। तो फर्स्ट 24 आवर की अगर हम बात करें तो यहाँ आरएल देंगे, और आरएल की परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी रेनल लैक्टेट का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो 4 ml पर kg पर % ऑफ बर्न इन 24 आवर, हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हम वॉल्यूम देंगे फर्स्ट 8 आवर के अंदर, यानी हम फर्स्ट 8 आवर के अंदर हम आरएल देंगे, और आरएल का वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे? 4 ml पर kg पर % ऑफ बर्न इन 24 आवर। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद सेकंड 24, यानी ये जो होगा हमारा फर्स्ट 24 आवर के लिए वॉल्यूम होगा, फर्स्ट 24 आवर के लिए होगा। सेकंड 24 आवर के लिए हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? तो फर्स्ट 24 आवर के अंदर हम क्या दे रहे थे? क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन दे रहे थे, यहां भी क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन देंगे। यहां जो फॉर्मूला होगा, ये नेक्स्ट 24 आवर में हम इसमें क्लोराइडल सॉल्यूशन भी इंक्लूड करेंगे और क्रिस्टलाइडल सॉल्यूशन भी इंक्लूड करेंगे, दोनों सॉल्यूशन इंक्लूड कर रहे हैं। फर्स्ट 24 आवर के अंदर सिर्फ हम क्रिस्टलाइडल सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्लोराइडल सॉल्यूशन नहीं दे रहे। आरएल क्या है? क्रिस्टलाइडल सॉल्यूशन है। यहां क्रिस्टलाइडल भी देंगे और क्लोराइडल भी देंगे, तो मैक्सिमम परसेंटेज जो होगा वो होगा क्रिस्टलाइडल सॉल्यूशन। क्लोराइडल सॉल्यूशन अगर हमें देना है तो ये रिजर्व करेंगे 0.3 ml टू 0.5 ml पर kg बर्न इन 24 आवर, यहीं तक इसका रिजर्व, यानी हमें क्लोराइडल सॉल्यूशन कम देना है। ठीक है, तो क्लोराइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल की हम बात करें, इसमें एल्बुमिन दे सकते हैं। एल्बुमिन हमें अकेला कभी नहीं देना चाहिए, या कई बार हम दे सकते हैं, पर यहां खास तौर से केयरफुली हमें देने की जरूरत होती है। जहां इंडिकेटेड है, आपने प्लाज्मा वॉल्यूम कराया, साथ साथ में एल्बुमिन लेवल एस्टिमेट किया, वहां एल्बुमिन लेवल कम आ रहा है, तो अगर जरूरत है तो हम इसी % में देते हैं। 0.3 से लेकर 0.5 ml पर kg पर 24 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 24 आवर में ये इन्फ्यूज करेंगे। ये जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा, इसमें रिपीटेशन हम नहीं कर सकते, यानी इतना वॉल्यूम हम रिजर्व करेंगे कि 24 आवर तक ही देंगे। अगर जरूरत पड़ रही है तो नेक्स्ट 24 आवर में इन्फ्यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इवान फार्मूला है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इवान फार्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट 24 आवर के लिए हम नॉर्मल सलाइन कैलकुलेट करते हैं। ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल सलाइन भी क्रिस्टलाइडल सॉल्यूशन है, और हमने जो इससे पहले रिलेक्टेड डिस्कस किया था वो भी क्रिस्टलाइडल सॉल्यूशन है। तो हर सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रेजिम कह सकते हो, या डिफरेंट हमारा फॉर्मूला होगा। तो अगर फर्स्ट 24 आवर के अंदर नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं तो इसका मेथड हमारा कैलकुलेशन क्या होगा? 1 ml पर kg पर % ऑफ बर्न हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्लोराइडल सॉल्यूशन अगर हमें मिक्स करना है तो 1 ml पर kg पर % ऑफ बर्न, ठीक है, 5% डेक्सट्रोज के अंदर हम देंगे। ठीक है, क्लियर है?
सेकेंड 24 आवर के लिए हाफ वॉल्यूम जो होगा हम किसमें यूज करेंगे, हाफ वॉल्यूम जो कैलकुलेट होगा वो हम फर्स्ट 24 आवर में दे देते हैं। ये जो फर्स्ट 24 आवर के लिए जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया वह हाफ हम क्या देंगे, नेक्स्ट 24 आवर के अंदर देंगे। अब इसमें फ्लूइड कौन कौन से दे सकते हैं, तो अल्दो कुछ जिक्र आ गया है फ्लूइड का कि कौन कौन से फ्लूइड हम देंगे ऐसी कंडीशन में। तो इसमें फ्लूइड जो यूज होगा रिंगर लैक्टेट हम कर सकते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन, प्लाज्मा हम दे सकते हैं, रिंगर लैक्टेट ये फ्लूइड ऑफ चॉइस है बर्न की कंडीशन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं आफ्टर 48 आवर, आफ्टर 48 आवर पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, उससे पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते। इसमें कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स हैं हमें याद रखने की जरूरत है कि ओनली नेक्स्ट अगर इसमें कुछ अगर हम टू बी स्पेसिफिक हम बात करें, फॉर्मूला को छोड़कर हम देखें तो अगर हम बर्न के पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं तो हमारा आइडियल मेथड यही है कि क्रिस्टोलाइडल सॉल्यूशन हम सिर्फ देंगे। फर्स्ट 24 आवर में क्या देंगे, सिर्फ क्रिस्टोलाइडल सॉल्यूशन देंगे, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं देते। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट अगर 24 आवर के अंदर आपको बर्न के पेशेंट को रिसिस्टेट करना है, फ्लूइड रिसिस्टेशन करना है, तो हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, क्रिस्टोलाइडल सॉल्यूशन पे, चाहे वो आरएल हो सकता है या नॉर्मल सलाइन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर के अंदर हम कंबाइन कर सकते हैं जहां जरूरत है, हाइपोवॉल्यूमिया क्रिएट हो रहा है या आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है, ब्लड कंपोनेंट के रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो आप उसमें कंबाइन कर सकते हैं 24 आवर के बाद, यानी 30 to 48 आवर के तक हम इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, और खास तौर से किसके लिए देंगे, कंपनसेटरी प्लाज्मा लॉस हुआ है, अगर आपने क्रिस्टोलाइडल सॉल्यूशन दिया उससे कंपनसेट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट 24 आवर के बाद आप कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पर या कंपनसेटरी फ्लूइड के तौर पर आप कोलाइडल सॉल्यूशन दे सकते हैं, जिसमें हिमेक्सिल इस्तेमाल करते हैं, जिलेटिन इस्तेमाल करते हैं, एल्बुमिन इस्तेमाल करते हैं। तो आइडियली यहाँ पे एल्बुमिन ही दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट 24 आवर में हमारा फ्लूइड रिसिस्टेशन किस पे बेस्ट होगा, क्रिस्टोलाइडल सॉल्यूशन पे। नेक्स्ट 24 आवर पे हम जरूरत है तो कंबाइन कर सकते हैं क्रिस्टोलाइडल एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है। और खास तौर से किसके लिए, प्लाज्मा लॉस को कंपनसेट करने के लिए। इसमें प्लाज्मा भी हम कई बार दे सकते हैं, हिमेक्सिल दे सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया था, डेक्सट्रेन ये भी टाइप ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन है, हिटेस्टार्च है। तो ये कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन है जो हम दे सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर में। यहां हमें ध्यान रखना है कि जब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो यहां यूरिन आउटपुट को हम ध्यान में रखते हैं। तो यूरिन आउटपुट को ध्यान में रखते हुए फ्लूइड लेवल रिसिस्टेट जो आपने किया है, फ्लूइड लेवल क्या है, आपने सही से रिसिस्टेट किया है या नहीं किया है, उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। तो मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं, यूरेथ्रल कैटेटराइजेशन करते हैं, और यहां ध्यान रखना होता है कि 30 to 50 ml पर आवर यूरिन आउटपुट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 to 50 ml पर आवर अगर यूरिन आउटपुट है तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को आपने बहुत अच्छे तरीके से रिसिस्टेट कर रखा है, यानी पेशेंट डिहाइड्रेटेड नहीं। ठीक है, तो ये हम इसमें मॉनिटर करेंगे। टेटनस टॉक्साइड ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया था। मॉनिटरिंग में अगर पेशेंट अगर इसमें बीपी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, पल्स रेट पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से हम पल्स सैचुरेशन देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड भी देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी देखेंगे। तो एबीजी स्टडी भी की जा सकती है। इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस भी होनी चाहिए, नेजल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वहां पे नेजल ऑक्सीजन भी देंगे। यहाँ अल्सर फॉर्म होने के चांसेस ज्यादा है, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए और एसिड सिक्रेशंस को कम करने के लिए हम आईवी रेनिटिडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ मैनेजमेंट हमारा होगा। ठीक है, कई बार राइल्स ट्यूब इंसर्शन की जरूरत पड़ती है, जहां एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वहां राइल्स ट्यूब इंसर्शन हम करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल एस्पिरेशन हम करते हैं, और खास तौर से फीडिंग के लिए भी हम राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, जहां परसेंटेज ऑफ बर्न क्या मोर देन 15% है, तो राइल्स ट्यूब इंसर्शन भी हमारा पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होगा। एंटीबायोटिक जो सुटेबल एंटीबायोटिक हो सकती है, पेनिसिलिन दे सकते हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड दे सकते हैं, सेफलोस्पिरिन दे सकते हैं, और मेट्रोनिडाजोल है जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में जब मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन इन द सेंस के पेशेंट को आपने एडमिट किया है, एडमिट करने के बाद मैंने बताया था कि डायनेमिक प्रोसेस है, एक बार आपने असेसमेंट कर लिया, उसी पे थ्रू आउट द लेंथ आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, टाइम टू टाइम आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो मॉडिफिकेशन ये है कि सपोज करिए पस बना है, पस ऑब्वियस सी बात है बर्न की कंडीशन है, तो जो पार्ट होगा वो स्लफ आउट होगा, स्लफ होगा, स्लफ बनेगा। तो आपको अगर सुटेबल एंटीबायोटिक अब प्रिस्क्राइब करनी है तो आप कल्चर सेंसिटिविटी कराकर उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करोगे। फॉलोअप में हम सीबीसी कराएंगे, व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ा हुआ है या प्लेटलेट काउंट कम है, तो हम रेगुलर इंटरवल पे इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ओरल कैविटी खास तौर से जहां ट्रेकेस्टोमी की गई है, एयरवे मेंटेन करने के लिए तो उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन कई बार हम देते हैं, अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा भी बर्न हुआ है, स्टमक भी बर्न हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। टोटल पारेंटल न्यूट्रिशनल में बेसिकली अमीनो एसिड इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आईवी फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सिर्फ मिनरल्स होते हैं। ठीक है, पर जो हम टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं वहां हम वो कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं जो आफ्टर डाइजेशन जो कंपोनेंट बनता है, जो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो फॉर्म हम आईवी फॉर्म में देते हैं। यहाँ अमीनो एसिड के फॉर्म में टीपीएन का जो सॉल्यूशन आता है अमीनो एसिड के फॉर्म में आता है, वो हम इन्फ्यूज करते हैं एसेसिबल वेन के थ्रू। तो ये कहलाता है टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन, यानी ओरल हम न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, न्यूट्रिशन दे रहे हैं पर हम
एसेसिबल वेन के थ्रू दे रहे हैं। जैसे हम आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन करते हैं वैसे ही हम इन्फ्यूजन करेंगे इन टोटल पायलेटल न्यूट्रिशंस का, ठीक है। ट्रेकेस्टोमी इंट्यूबेशन जहां किया गया उसका ख्याल रखेंगे। इंटेंसिव नर्सिंग केयर जहां जरूरत है वहां इंटेंसिव नर्सिंग केयर पे हम फोकस करेंगे। लोकल मैनेजमेंट क्या होगा, तो लोकल मैनेजमेंट वुंड का केयर जरूरी है, इसमें ड्रेसिंग करेंगे रेगुलर इंटरवल पे, और यहाँ पेन की सीवियरिटी ज्यादा होती है, इस वजह से कई बार मैनेजमेंट के लिए ड्रेसिंग के लिए हमें एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती है। यहाँ ड्रेसिंग किससे करेंगे, पैराफिन गॉज से करेंगे। पैराफिन गॉज के अंदर पैराफिन होता है जो बेसिकली स्टिकी नहीं होता, और जब ड्रेसिंग कर रहे होते उस दौरान जो नेक्स्ट जब ड्रेसिंग आप रिमूव करेंगे वो इजिली डिटैच हो सके, पेशेंट के लिए पेनफुल ना हो, इसी वजह से पैराफिन गॉज ड्रेसिंग करते हैं। ये एडिमा को भी कम करता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोराइड्स ड्रेसिंग हो सकती है, प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसलिन इम्प्रिगमेंटेड गॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेनेस्ट्रेटेड सिलिकॉन शीट का इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजिकल ड्रेसिंग भी की जा सकती है। बायोलॉजिकल ड्रेसिंग में खासतौर से जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उससे जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हम कुछ ड्रेसिंग मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेथड्स क्या होगा मैनेजमेंट का, जो हमने पहले जिक्र किया था, इसकी बात आएगी। तो मेथड जो ड्रेसिंग का जो मेथड होगा, दो मेथड हो सकता है, एक ओपन मेथड है और सेकंड है क्लोज मेथड। ओपन मेथड हम कहाँ करेंगे, तो यहाँ ओपन मेथड में हम ड्रेसिंग करते हैं किसी ऑइंटमेंट से जिसमें सिल्वर सल्फर डियाजीन होगा। यहाँ खासतौर से ड्रेसिंग किस एरिया पे करेंगे ओपन मेथड्स में, फेस पे अगर बर्न हुआ है, हेड पे बर्न हुआ है, नेक पे अगर बर्न हुआ है तो हम इसको सिर्फ ऑइंटमेंट लगाकर छोड़ देंगे, यहाँ ड्रेसिंग नहीं करेंगे। सेकंड मेथड हमारा होता है क्लोज ड्रेसिंग। क्लोज ड्रेसिंग हम कहाँ करेंगे, खासतौर से जहां एक्सट्रीमिटीज की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ठीक है। तो क्लोज मेथड हम करेंगे एक्सट्रीमिटीज, खासतौर से हैंड की इन्वॉल्वमेंट जहां हो रही है हम क्लोज ड्रेसिंग करते हैं। मैनेजमेंट में हमारा एक और मेथड होता है टेंजेंशियल एक्सीजन करते हैं, यानी जो पार्ट जहां डिब्राइडमेंट की जरूरत है, डिवाइटलाइज हो गया, उसको टेंजेंशियली उसको एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद अगर रॉ वुंड बचता है तो उसको स्किन ग्राफ्ट की मदद से आप उसको फिल कर सकते हैं। 25% अगर बर्न हुआ है तो हम उसको ड्रेसिंग की मदद से हेल्प ले सकते हैं या उससे हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ्ट की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां मोर देन 25% बर्न हुआ है वहां हीलिंग होने में या ड्रेसिंग करके हीलिंग कराने में टाइम लगेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम ग्राफ्टिंग करते हैं, पर नेक्स्ट 48 आवर के बाद करेंगे। पर यहाँ परसेंटेज ऑफ बर्न को ध्यान में रखना है कि लेस देन 25% बर्न है तो वहाँ ग्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती, अगर लेस देन मोर देन 25% है तो ग्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एडवांटेज ऑफ टेंजेंशियल एक्सीजन की हम बात करें तो उसका एडवांटेज क्या है, तो डिवाइटलाइज्ड टिश्यू है उसको अगर हम रिमूव करें तो एडवांटेज ये है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता, हॉस्पिटल स्टे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, हाइपरट्रॉफिड स्कार कम बनता है, ठीक है। क्लियर है, तो ये कुछ बेनिफिट है। क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस